अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द केमिस्ट्री इन कोर्स ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, आज जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, उसका पार्ट 2, यानी उसके अंदर उसके कई स्पेशल कैरेक्टर्स, यानी कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। एक है द कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस, द वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड द हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम वाटर के पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला नंबर पर कौन सा है? द एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। द कोहेसिव फोर्सेस बेसिकली द इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस इनसाइड द वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड एज द कोहेसिव फोर्सेस। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्सेस पाए जाते हैं, ये एक वीक फोर्सेस होते हैं, जिसको ब्रेक करने के लिए तकरीबन 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। ये इजीली टूट सकते हैं, इजीली जुड़ भी सकते हैं, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल एक साथ होते हैं, यूनाइट होते हैं। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल एक साथ चलते हैं, टेंडेंसी टू फ्लो, इसकी जो वाटर पोटेंशियल है वो भी हाई होती है। इसी तरह वाटर मॉलिक्यूल की परमेबिलिटी भी इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों होता है? ये होता है इसकी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आयंस के दरमियान जो डॉट डॉट की शक्ल में वीक बॉन्ड एग्जिस्टेड है। यानी द इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स द ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड द कोहेसिव फोर्सेस। ये है वाटर मॉलिक्यूल्स, ये इसी तरह ये भी नीचे में दिए हुए हैं। ये जो रेड डॉट्स की शक्ल में ये जो बॉन्ड नज़र आते हैं, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान ये बॉन्डेड है। तो यहाँ पर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच हैं, ये तमाम हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेसिकली दरमियान में रखते हैं, इसलिए ये आसानी से टूट भी सकते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस मीन द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड अदर पार्ट्स इज कॉल्ड एज द एडहेसिव फोर्सेस। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का अपने दरमियान जो है वो कोहेसिव फोर्स है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल में एक कैपेसिटी है कि इट एडहेयर विद अदर पार्टिकल्स, विद अदर सब्सटेंसेस, विद अदर पार्ट्स। यानी दीवार के साथ लगा दो तो वो दीवार के साथ लगता है, वो हाथ लगा दो तो हाथ के साथ चिमट जाता है। इसलिए ये जो चिमटने की सलाहियत है इसमें, इट इज़ कॉल्ड एज द एडहेशन, एडहेयरिंग प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, द अटैचमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर। तो वाटर जब किसी चीज़ के साथ अटैच होता है, यानी दीवार के साथ, हाथ के साथ, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, इनसाइड द ट्रैकिड ऑफ द जाइलम इट फ्लो फ्रॉम बॉटम टू द टॉप ऑफ द प्लांट, यानी ज़मीन के तह से उठकर ये ऊपर की तरफ जाता है। तो ये क्यों? कि इट हैज़ द एडहेशन प्रॉपर्टी। तो इस एडहेशन प्रॉपर्टीज़ की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत लंबा सफ़र तय करते हैं, वो भी अपवर्ड मूवमेंट। बहुत मुश्किल बात है कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज़ नीचे की तरफ आता है, लेकिन वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी ये ऊपर की तरफ चलने लगता है। तो ये बेसिकली ड्यू टू इस एडहेसिव फोर्सेस, इसके अंदर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्सेस पाए जाते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? यहाँ पर देख ले कि एक ये है कि ये है द वॉल ऑफ द कंटेनर या जाइलम ऑफ द रूट, जो रूट स्टेम से लेकर ब्रांचेस और मुख्तलिफ पार्ट्स तक गया हुआ है। ये एक सेंटर में ये जो बॉन्ड दिए हुए हैं, दीज आर द कोहेसिव फोर्सेस। लेकिन ये जो साइड बाय साइड इस कंटेनर के साथ या इस ट्रैकिड ऑफ द जाइलम के साथ ये जो बॉन्ड इन्होंने बनाया हुआ है, ये है इसका एडहेसिव फोर्सेस। इसकी वजह से अगर आप मुझे कहें कि एक सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर 5 मंजिला इमारत को जाओ, तो मैं इस पहले अपने आप को तोड़ूंगा कि मैंने जाना है, लेकिन क्या मैं इस सीढ़ी को चढ़ के जा सकता हूँ कि नहीं? अब सीढ़ी किस तरह है कि इस तरह दीवार के साथ लगे हुए हैं, जिस पर मैंने इस तरह के चढ़ के जाना है। तो पहले जो मेरे अंदरून जो फोर्स है, जो ताकत है, वो मेरा कोहेसिव फोर्स है, लेकिन जो मेरा इस सीढ़ियों के साथ जो अटैचमेंट का पावर है, ये मेरा एडहेशन है। तो उम्मीद है कि इस पॉइंट को आप बेहतर समझोगे कि कोहेसिव क्या होता है और एडहेसिव क्या होता है। अब इस कोहेसिव एडहेसिव फोर्स की इम्पॉर्टेंस हम बायोलॉजी में क्यों पढ़ते हैं, ये बात है कि नॉर्मली ये तो केमिस्ट्री है, केमिकल प्रोसेस है, लेकिन इम्पॉर्टेंस क्या है कि वाटर राइज अप इन हाइट
that is in the world tallest tree, the redwood tree, that is about 100 meter long. मुख्तलिफ प्लांट्स की मुख्तलिफ हाइट्स होते हैं और यही हाइट जो ज़मीन से हमें नज़र आता है तकरीबन इसके नीचे भी उतना ही हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टालेस्ट ट्री द रेडवुड ट्री जिसकी साइज़ तकरीबन 100 मीटर है। इसी तरह यूकलिप्टस की साइज़ 300 to 500 फीट होता है। अब नीचे से ये पानी को उठाकर ऊपर की तरफ लेके जाता है जब तक इसके अंदर कोहेसिव फोर्स नहीं होता, जब तक इसके अंदर एडहेसिव फोर्स नहीं होता तो ये ऊपर नहीं चल सकता। और सिर्फ वाटर ही नहीं जाता, ज़मीन से ये कई मिनरल्स को भी उठाकर ऊपर की तरफ लेके जाते हैं जो कि एक पावरफुल एक पुलिंग प्रोसेस की वजह से ये प्रोसेस होता है। इसी तरह क्या है द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट तो हम जानते हैं कि जिसके अंदर कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व हो, लेकिन क्यों डिज़ोल्व हो ये बात जहन में आती है कि पोलैरिटी ऑफ द वाटर इज़ इट मेक इट एफिशिएंट सॉल्वेंट ऑफ द नेचर। यानी वाटर क्यों सॉल्वेंट ऑफ द नेचर है, मदर लिक्विड है, तो ये इसलिए कि इसकी पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसका H+ OH-, इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आयंस ये इंपॉर्टेंट हैं जो इसको पोलर नेचर प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर देख ले कि अगर ये एक मीडियम है, एक्वेस मीडियम, एक्वेस मीडियम कहते हैं कि ऐसा मीडियम, ऐसा पार्ट जिसके अंदर पानी की अमाउंट ज़्यादा हो, तो यहाँ पर पानी मौजूद है। अब इस पानी में अगर हम सोडियम क्लोराइड को डालते हैं तो सोडियम क्लोराइड इसके अंदर जाते ही ये Na+ और Cl- बना लेता है। इसी तरह वाटर खुद भी H+ OH- बना लेता है, तो इसका प्लस इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ मिल जाता है और इक्वली डिज़ोल्वेशन शुरू हो जाती है। इसी तरह सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही नहीं, ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं, पानी के अंदर कैपेसिटी है तमाम सॉल्ट्स की को हल करने की कैपेसिटी, और ज़मीन के अंदर काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं यानी सॉल्ट्स की शक्ल में। फॉर एग्जांपल अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सोडियम फास्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, इस तरह मैग्नीशियम वगैरह तमाम किस्म के सॉल्ट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम मैंने इसके नाम बताए हुए हैं। मिनरल सॉल्ट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट है, पोलर मॉलिक्यूल है, ये तमाम के तमाम पानी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। तो ये तो जानते हैं कि ये डिज़ोल्व होते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंस इसका क्या है? अब हम बायोलॉजी में इसको क्यों पढ़ते हैं, तो आइए इसके इम्पॉर्टेंस बेसिकली पढ़ते हैं कि सॉइल मिनरल्स डिज़ोल्व इन वाटर टेकन अप द प्लांट रूट्स जाइलम राइज अप फॉर द वेरियस पर्पसेस दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म। अब ये सॉल्ट्स वगैरह ज़मीन से उठाते क्यों हैं वाटर? इसलिए उठाते हैं ताकि ऊपर लेके जाए और उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल कर ले, उसको मेटाबॉलिज्म के जितने एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ है उसमें इस्तेमाल कर ले। ट्रांसपोर्ट होती है हर एक स्ट्रक्चर की, हर एक आयन की, हर एक पोलर मॉलिक्यूल की, इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो तमाम। तो ऑर्गेनिल्स को अपने फंक्शंस के लिए तमाम चाहिए होते हैं, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए चाहिए होते हैं। तो इस वजह से इसका आना ज़मीन से ये काफ़ी ज़रूर है। सेल के अंदर कई रिएक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर रिएक्शन, या सेल के बाहर रिएक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन बेसिकली मेटाबॉलिज्म का हिस्सा होते हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म बेसिकली सेल के अंदर जितने रिएक्शन है उसको मेटाबॉलिकली एक्टिव रिएक्शंस कहा जाता है, जो कि बेसिक एंजाइम्स की वजह से हैं। अब एक्स्ट्रा सेलुलर रिएक्शन आमतौर पर ब्लड में होते हैं, जितने भी रिएक्शन हाइड्रोलाइटिक होते हैं ब्लड में वो भी हैं, लेकिन वाटर दोनों को फैसिलिटेट करता है, जिसकी वजह से नॉट ओनली वाटर बट आल्सो द सोडियम, द पोटाशियम, द क्लोराइड्स, ऑल दिस फैसिलिटेट डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन इन द ब्लड। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, नॉर्मली वाटर की वजह से जो रिएक्शन होते हैं उसको हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन कहा जाता है, और ये एंजाइम के प्रेजेंस में ज़रूर होंगे। तो जितने भी मेटाबॉलिकली एक्टिव रिएक्शंस हैं वो एंजाइम्स के प्रेजेंस में होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है द हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक क्या होता है? एक होता है हाइड्रोफिलिक, दूसरा होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो कहते हैं वाटर को, फिलिक कहते हैं लॉविंग, यानी वाटर को लॉव करने या इनसाइड वाटर में डिज़ोल्व होने वाले। इसी तरह हाइड्रोफोबिक यानी हाइड्रो और फोबिक कहते हैं कि जो डिज़ोल्व नहीं हो, जो पानी के अंदर डिज़ोल्व होने में उसकी सलाहियत नहीं होती, उसमें कैपेसिटी नहीं होती। तो इस तरह की जो कई स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें पानी में हल होने की सलाहियत नहीं है, तो फॉर एग्जांपल कंसिडर कर ले ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी? या तो फैट्स हैं या तो ऑयल्स हैं।
या तो वैक्सेस हैं। ये तमाम सब्सटेंसेस ये पानी में बेसिकली डिज़ोल्व नहीं होते, ये एक क्लम्पी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये एक जगह पर ठहरे रहते हैं। तो किताब ने इसके लिए एक लफ्ज़ यूज़ किया है कोएल्स। कोएल्स क्या है कि यूनाइट इनटू वन वूल या यूनाइट इनटू अ सिंगल ड्रॉप, या तो पूरा ड्रॉप की शक्ल में नज़र आते हैं या तो एक वूल एक क्लम्प की शक्ल में ये नज़र आते हैं। तो ये अगर पानी है तो पानी में फैट्स हमने डाल दिए या ऑयल डाल दिए, ये रेड कलर में जो शो कर रहा है ये तमाम जो है एक क्लम्पी शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, एक ग्रुप का शक्ल इख्तियार कर चुका है, जबकि पानी के मालिक्यूल इससे थोड़े बहुत बाहर थोड़े बहुत स्पेस में ये नज़र आएंगे। द रिडक्शन ऑफ कंटेक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस, फैट हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है जबकि पानी हाइड्रोफिलिक है। अब इन दोनों के दरमियान जो कंटेक्ट एरिया है इसको बेसिकली एक्सक्लूजन यहाँ पर नाम दिया है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का नाम दिया गया है। उसके बाद कि इस हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की हम अगर बात कर लें कि ये अगर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तमाम, तो इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ये जो रेड कलर में शो कर रहा है ये बेसिकली फैट्स और ऑयल्स हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल से थोड़े से स्पेस पर हमें नज़र आते हैं, बाकायदा क्लम्प की शक्ल में नज़र आ रहे हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस हम क्यों पढ़ते हैं बायोलॉजी में, ये नाम तो हम जानते हैं इस तरह, लेकिन इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंटीग्रिटी ऑफ द लिपिड बाइलेयर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि तमाम सेल्स के ऊपर पाया जाता है और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर होता है। ये लिपिड बाइलेयर है, एक ये है एक ये है। अब ये जो लिपिड्स का लेयर है ये इसका हेड है, ये दो टेल्स हैं, ये हेड है दो टेल्स, इस तरह ये भी हेड दो टेल्स, ये भी हेड दो टेल्स। तो एक मेम्ब्रेन ये हुआ, एक मेम्ब्रेन ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। तो इट इज़ बेसिकली द डबल लेयर मेम्ब्रेन। ये बनता है लिपिड से। अब कौन से लिपिड से बना हुआ है, उसका नाम है द फॉस्फोलिपिड, यानी फॉस्फोलिपिड से ये बना हुआ है। इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डबल सेमी परमिएबल नेचर बनाया हुआ होता है। अब अगर उसके अंदर इसी तरह ये जो पार्ट है हेड, इट इज़ द हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और ये जो दो टेल्स हैं दिस आर द हाइड्रोफोबिक इन नेचर, जबकि अंदर पानी के डॉट स्ट्रक्चर मौजूद हैं। जिस तरह पानी के ऊपर अगर हम सर्फ डालें या सोप डाल दें और उसके बुलबुले नज़र आए जो कि एक मोज़ेक शक्ल बनाएंगे, तो जिस तरह पानी के ऊपर बुलबुलों का एक होल होता है, एक लेयर होता है, बिल्कुल उसी की तरह ये भी है कि ये पानी का एक इलाका जिसमें लिपिड्स जो है वो पेंडिंग, जिसमें लिपिड सारे मौजूद हैं, यानी ये बेसिकली लिपिड का इलाका है कि लिपिड इन्होंने इसके हाइड्रोफिलिक नेचर ये है, ये जो हेड्स हैं और ये जो टेल्स हैं ये इसके हाइड्रोफोबिक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें बाकायदा ये सस्पेंडेड हालत में यहाँ पर पानी में मिलते हुए नज़र आते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी होता है। तो बेसिकली हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन से मुराद कि ये लिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक साथ यूनाइट करता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेमी परमिएबल नेचर डबल लेयर मेम्ब्रेन ये एग्जिस्टेड होता है। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के अंदर हमने वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, जिसमें यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जिसमें हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन और उसके साथ साथ एडहेसो एंड कोहेसो फोर्सेस हैं। तो उम्मीद है कि आज के लेक्चर को आप बेहतर अंदाज में समझे होंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड स्टे विद अस। थैंक यू।